हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ऑपरेटर महोदय, क्या आप तक हमारा संदेश पहुंच रहा है? पहुंच रहा है, मेरे तक ही पहुंच रहा है भाई। ऑपरेटर महोदय क्यों, मेरे तक भी पहुंच रहा था। चलो पढ़े। हम पढ़ रहे थे अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यही पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे ना। चलो इधर से देख लेते हैं, लास्ट पढ़ा होगा ना हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में फाइनली हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल, और उस पश्चिमी मरुस्थल में हम लोग आ गए थे कि भाई उसकी विशेषता पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने उसको दो भागों में बांटा था, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। और दो भागों में जो बांटा था, यहां से भी मैंने आपको बताया था कि प्रश्न आपके आता है कि राजस्थान में मरुस्थल की पूर्वी सीमा, तो पूरी मरुस्थल है, इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर, और राजस्थान में महान या शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जी भाई, यहां तक आ गया साहब। भाई कल तो संडे था ना, छुट्टी कहां मारता हूं, संडे को भी नहीं जाऊं घर, ऐसे मत करिए यार मेरे भाई, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी बात की थी कि ये महान मरुस्थल की बात की थी। यहाँ पर वर्षा कितनी आती है, यहाँ पर रेत के टीले आते हैं, रेत के टीलों को बालुका स्तूप कहते हैं। इन बालुका स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ उसकी बात कर ली थी। उसके बाद मरुस्थल मार्च, और उसके बाद में आ गए थे हम लोग यहाँ पर कि भाई बालुका स्तूपों के प्रकार। अब बालुका स्तूपों के प्रकार जो थे वो हम लोग पढ़ रहे थे सब। तो चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। बालुका स्तूपों के प्रकार पढ़ रहे थे, और बालुका स्तूपों के प्रकार की बात करें, यहाँ पे तो था कि वनस्पति सहित, कि ऐसे बालुका स्तूप जिनके ऊपर वनस्पति होती है वो वनस्पति वाले हैं, और जिनके ऊपर नहीं होती वो वनस्पति विहीन है। अब यहां से अगला आता निर्माण के आधार पर, और यही इंपॉर्टेंट है साहब। तो निर्माण के आधार पर जो पहला प्रकार का जो बालुका स्तूप था उसकी बात करें, वो नंबर 1 आ जाता है आपका बरखान बालुका स्तूप। नंबर 1 है बरखान बालुका स्तूप। ये बरखान बालुका स्तूप की बात करते हैं जी। इस बरखान बालुका स्तूप की बात करें तो इसमें 2-4-5 बातें हैं जो आपको पढ़नी होंगी। गुरुजी क्या क्या बातें? पहली चीज तो याद रखना, ये जो बरखान बालुका स्तूप है, एक तो जाएगा कि ये वनस्पति विहीन है, ये वनस्पति विहीन है। ये जो है ये आपके क्या है, वनस्पति विहीन है। एक तो ये बात होगी। दूसरे यदि हम इनकी बात करें तो ये अर्धचंद्राकार है। यदि ऐसा पूछा जाए कि गुरुजी इनकी आकृति, तो बेटा इनकी आकृति जो है ये आपके अर्धचंद्राकार है। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है। इनकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है। गुरुजी अर्धचंद्राकार का मतलब हुआ कि जैसे ये आपके धरातल है, ये तो आपका क्या है, धरातल है, और इस धरातली क्षेत्र में यहां पर इस प्रकार से ये बालुका स्तूप बनते हैं जी। इस प्रकार से ये बालुका स्तूप है, मतलब अर्धचंद्राकार टाइप की, जैसे धरातल हो जाएगा। या मैं इसको आपको यदि इमेज से कुछ मुझे मिल जाएगा तो आपको इमेज दिखा देता हूं जी। ये अर्धचंद्राकार है जैसे, है ना। तब तक मैं लिख देता हूं यहां से जी, अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार मतलब जैसे ये धरातल हो गया, इस क्षेत्र के अंदर ये इस प्रकार से ये आपके एक बालुका स्तूप बन गया, ये है जी ये। और इधर आपके जैसे मिट्टी का जमाव है, ये इस प्रकार से मिट्टी का जमाव है अर्धचंद्राकार में। तो अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है। एक आ जाएगा, इसी की बात करें, एक इसी की विशेषता आ जाएगी यदि हम बात करें तो इनका सर्वाधिक विस्तार वाले बालुका स्तूप के सबसे अधिक विस्तार यदि किन्हीं का होता है तो वो किनका होता है? बरखान का। सर्वाधिक विस्तार वाले बालुका स्तूप है साहब। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा पिंटू, थैंक यू जी। भाई रेखा, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। हाँ, है ना। तो ये सर्वाधिक विस्तार वाले बालुका स्तूप है। एक आ जाएगा क्षेत्र, कि किस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रश्न भी खूब आता है, या तो ये पूछते हैं कैसे होते हैं, या इनकी है ना आकृति कैसी होती है ये पूछ लेते हैं, या सर्वाधिक विस्तार वाले पूछ लेते हैं, या फिर जो है ना एक यहां से आ जाता है साहब कि ये इनका क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कहां पाए जाते हैं। तो सामान्यतः क्षेत्र में आ जाएगा कि महान मरुस्थलीय क्षेत्र। ये सर्वाधिक रूप से मैं लिख दूं, ये सर्वाधिक रूप से महान मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। महान मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
में पाए जाते हैं। बस सबसे ज्यादा तो कहां पर है, महान मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र के साथ साथ पर्टिकुलर स्थान पूछे कि भाई पर्टिकुलर कौन से स्थान पर पाए जाते हैं, भाई ये तो हो गया सर महान मरुस्थल में, लेकिन आपसे ना पर्टिकुलर स्थान की बात करें बेटा, लिखने का समय तो फिर खींचेगा नहीं मैटर। मैं से बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। जी भैया पी सिंह करता था सब। सर्वाधिक विस्तार वाले, विस्तार का मतलब है सबसे अधिक फैलते यही हैं, सबसे ज्यादा विस्तार इन्हीं का होता है, ये बढ़ते यही हैं, आगे पीछे ये बढ़ते हैं सब, है ना जी पक्का भाई जी। यहां से आ जाओ, स्थान की बात करें तो एक तो ये मोस्टली आपके कहां पर पाए जाते हैं, तो एक तो ये स्पष्ट रूप से आपको कहीं देखना हो ना तो मंडावा झुंझुनू चले जाओ, वहां पर आपको इसी प्रकार के बालों का स्तूप देखेंगे, मिल जाएंगे साहब। एक आप भालेरी चूरू में चले जाओ, भालेरी चूरू की बात करें वहां पे चले जाओ साहब। एक यदि हम बात करें आपके, एक आपका जाएगा जैसे फतेहपुर की बात करें वहां चले जाओ, फतेहपुर सीकर के अंदर। तो आप कहोगे सर आप तो अभी तो कह रहे थे कि महान मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, सर्वाधिक महान मरुस्थल में है, लेकिन पर्टिकुलर यदि हम बात करें, है ना, है ना, पर्टिकुलर यदि हम बात करें कि गुरुजी पर्टिकुलर कहां पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, तो स्पष्ट रूप से कहां पे देखे जा सकते हैं, है ना, तो वो आपके हैं मंडावा में। भाई मंडावा में जाओगे तो एग्जैक्ट इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बाकी कहीं जाओगे तो आपको ढूंढने पड़ेंगे सब जी। वो आप क्या जाता है, ये हम बात करें आपके ओसिया की बात करें, जैसे आपके ओसिया है, ओसिया जोधपुर की बात करें, यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जी। जैसे मैं कहूं यहां पर आपके देशनोक की बात करें, देशनोक, देशनोक पड़ता है बीकानेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर में, यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बरखान बालू का स्तूप ये वनस्पति विहीन है, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, ये सर्वाधिक विस्तार वाले हैं। इसके अलावा ये आपके महान मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यदि पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो मंडावा झुंझुनू में, भालेरी चूरू में, फतेहपुर सीकर में, ओसिया जोधपुर में और देशनोक बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। पर्टिकुलर स्थान की बात करते हैं जी साहब, पक्का भाई जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा की कोई कहानी नहीं है ना भाई, सबसे ज्यादा की कोई कहानी नहीं होती कि भाई सबसे ज्यादा पर्टिकुलर कहां पाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये कहानी नहीं कि सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, बालू का स्तूप है सब। चलो आगे देखें, आगे देखना। उसके बाद में नंबर 2 आता है अनुदैर्य, नंबर 2 आता है आपके अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्य बालू का स्तूप, इसकी बात करते हैं गुरुजी। अनुदैर्य ये पर्सन बहुत है साहब, ये पर्सन बहुत सारा आता है, बहुत टिपिकल टाइप से भी आता है, तो इसको समझने की कोशिश करना, अपना दिमाग मत चलाना, जिस भाषा में समझा रहा हूं उसी को उसी भाषा में समझना। क्योंकि हम लोग जो है ना भाई क्या करते हैं, एग्जामिनर ने किस रूप में पूछा हमें जवाब उसी रूप में देना होगा। हम अपने तरफ से भी कुछ चीजें कर देंगे ना तो फिर मामला गड़ जाएगा भाई, सुमित गड़बड़ हो जाएगी बेचा जी। देखो गुरुजी पहली लाइन आ जाएगी इसके अंदर कि एक तो इन्हें अवरोधी, इन्हें अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं, इन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। गुरुजी अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं, ऐसा क्यों है भाई? बेटा इसका रीजन ये है, तो नेक्स्ट यहां से आ जाएगा, एक आता है इनकी बात करें, इसके अन्य नाम, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, है ना मेरे भाई, अन्य नाम। एक इसे कहा जाता है, अरे अनुप्रस्थ को बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, एक तो आ जाएंगे इसके अन्य नाम, ये आपके अन्य नाम जी। एक तो से कहते हैं आपके पौनानुवर्ती, पौनानुवर्ती, एक इसको बोलते हैं रेखीय, और एक इसको बोलते हैं सीप बालू का स्तूप, सॉरी बेटा सीप बालू का स्तूप, अन्य नाम याद रखना, बालू का स्तूप। अवरोधी तो अनुप्रस्थ में आएंगे, तो इसे पौनानुवर्ती रेखीय सीप बालू का स्तूप कहते हैं। और एक आ जाएगा गुरुजी इनका निर्माण है, और इसके निर्माण के अंदर ही लोचे लोचे ऐसा। पहली चीज हवा के समानांतर, हवा के समांतर निर्माण होता है। समांतर कैसे? जैसे ये कहते हैं कि भाई ये आपका
धरातल है। ये तो आपका धरातल हो गया। इस धरातल के ऊपर यहां पर पहले से कोई बालू का स्तूप है। ये आपके पहले से यहां पर क्या थे, बालू का स्तूप थे। ठीक है गुरुजी, ये बालू का स्तूप थे जी, है ना। और अब यहां पर आपके चली तेज हवा, यहां पे चलती है आपके तेज हवा। तेज हवा चलेगी तो उसके द्वारा यहां पर किया जाता है आपका अपर्दन। और अपर्दन करने के बाद ये क्या करती है, यहाँ पर अपर्दन करती है, मिट्टी का कटाव करती है। और उसके बाद ये हवा आगे जाती है। आगे हवा जाती है तो यहाँ पर हवा की गति मंद होती है। और हवा की गति मंद होने पर इस हवा के साथ जो मिट्टी थी, उस मिट्टी का होता है निक्षेप। मिट्टी का क्या हो जाएगा, निक्षेप। और जब मिट्टी का निक्षेप होता है तो यहाँ पर ये नए बालू का स्तूप बनते चले गए। और इनको ही क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्य बालू का स्तूप। अनुदैर्य बालू का स्तूप जी। अब देखो इसका मतलब एक तो ये हो गया कि जिधर हवा चल रही है, इस हवा के साथ साथ, जी हां जी रविनाथ जी, है ना, इस हवा के साथ साथ जब हवा इधर चल रही है तो इस हवा के साथ साथ बालू का स्तूपों का निर्माण हुआ। तो इसीलिए प्रश्न आता है हवा के समानांतर, एग्जाम में आएगा कि हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो वो आ जाएंगे आपके अनुदैर्य। दूसरा इसके अन्य नाम पवनानुवर्ती। पवनानुवर्ती का मतलब है पवन का अनुसरण करते हुए। तो जिधर हवा जा रही है उधर ही बन रहे हैं सब। रेखे एक सीधी रेखा में बनते हैं, सीधी रेखा में बनते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेखे बालू का स्तूप कहा जाता है। और एक रेखे और सीप, ये सीप जैसे बनते हैं, सीप जैसे बनते हैं, तो वही आ जाएगा आपके यहां से। तो यहां पर इसका निर्माण हवा के समानांतर होता है। और ये जो हवा के समानांतर बने इसलिए इनको पवनावर्ती रेखे भी कहा जाता है। एक तो बात यहां से आ गया। दूसरे यदि हम बात करें गुरुजी, इसका क्षेत्र कहां पर आ जाएगा, क्षेत्र, ये क्षेत्र कहां पर है, तो ये आपके है महान मरुस्थल में, महान मरुस्थलीय क्षेत्र, महान मरुस्थलीय क्षेत्र में जी। तो महान मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। तो प्रश्न ये आता है हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, या ऐसे भी कह देते हैं पवनानुवर्ती रेखे बालू का स्तूप। का मतलब क्या होता है, सीप जानवर होता है ना, सीप, सीप एक जानवर है बेटा, जो जिससे मोती निकलता है, समुद्र में जानवर ना सीप, वो है। तो आपके महान मरुस्थल क्षेत्र में जाओगे वहां पर आपके इसी प्रकार के मिलेंगे। महान मरुस्थल में जाओगे ना तो लगभग मैक्सिमम जो बालू का स्तूप है वो अनुदैर्य है। पूरे महान मरुस्थल में कहीं चले जाओ, जैसलमेर में चले जाओ, आप बीकानेर में चले जाओ, वो ऐसे हैं लगभग। जी बेटा अमित कुमार सैनी, धन्यवाद बेटा। चले आगे। ओके, इनकी लंबाई चौड़ाई हमारे काम की नहीं बेटा, हमें ये इन अनुदैर्य बालू का स्तूपों को नहीं पढ़ रहे हैं हम। अनुदैर्य बालू का स्तूप, इनका निर्माण और हमारे कहाँ पाए जाते हैं ये पढ़ना है राजस्थान के ज्योग्राफी में, कि भाई अनुदैर्य बालू का स्तूप ये राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र में बनते हैं और कहां पर पाए जाते हैं, ये पढ़ना है मेरे बच्चे। ठीक है जी भाई नितेश, थैंक यू बेटा। एक आ जाता है आपके यहां से अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इसकी बात करता आता है कि इन्हें अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। गुजी अवरोधी क्यों कहते हैं अभी बताता हूं। एक आ जाए इनका निर्माण, तो इसका निर्माण होता है हवा के समकोण पर। गुरुजी कैसे, देखो भाई, सर जिला पूछे जैसलमेर होगा क्या, हाँ महान मरुस्थल के क्षेत्र आ जाएगा। इसमें देखो एग्जैक्ट ये भी नहीं कह सकते कि कौन सा स्थान होगा क्योंकि सब जगह है सर। जी हाँ सर, ये वनस्पति विहीन है क्या बेटा, वनस्पति विहीन सिर्फ एक ही था, सिर्फ वनस्पति विहीन एक ही है ये बरखान, तो वहां मैंने लिख दिया वनस्पति विहीन। बाकी जितने भी बालू का स्तूप है उन सब के अंदर क्या है, वनस्पति है सब, उन सब में वनस्पति है। जी आ जाओ, अब देखो इसको ऐसे समझो जी कि गुरुजी का निर्माण कैसे होता है, हवा के समकोण पर। हवा के समकोण का मतलब ये तो आपका धरातल है, ये तो आपका धरातल है, यहां पर पहले से आपके क्या है, ये आपके पहले से कोई बालू का स्तूप है, पहले से यहां पर बालू का स्तूप है,
और यदि आगे मार्ग में कोई ऊंची सी बाधा है, जैसे मैं लिख दूं ये कोई पर्वत है, ये आपके कोई पर्वत है। अब देखो यहां से, अब यदि मैं कहूं यहां से आपके तेज हवा चलेगी और इस तेज हवा के द्वारा यहां पर किया जाएगा अपर्दन, और उसके बाद जब ये हवा आगे जाएगी और आगे जाकर के किससे टकराएगी, इस पर्वत से टकराती है। इस पर्वत से टकराएगी तो टकराने के बाद में इसकी गति मंद होती है और हवा को ऊपर उठना पड़ता है। तो ये हवा एक तो ऊपर उठती है, तो हवा ऊपर उठती है इसलिए इसको समकोण पे बोला गया। और जब यहाँ पे हवा मंद गति से इसे टकरा करके हवा मंद होती है, तो यहाँ पर मिट्टी का जो जमाव है, जो हवा होती है, हवा के साथ मिट्टी है, वो मिट्टी इस पर्वत के इस भाग में जमा होती रहती है और आता जाएगा, और ये पर्वत, ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर ये जो बालू का स्तूप बना ना, इसका नाम है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसका नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो यहां पर आया कि इन्हें अवरोधी, क्योंकि इनका निर्माण किसी अवरोध के फलस्वरूप हुआ। अवरोध, जैसे मार्ग में सपोज करो कोई पर्वतमाला आ गई, इसके अवरोध के फलस्वरूप हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अवरोधी। और हवा के समकोण का मतलब है कि अवरोध लगभग एकदम खड़ा सा होता है। नमस्ते बेटा, थैंक यू बेटा। लगभग क्या होता है, खड़ा सा होता है, और उससे टकरा करके, ओके भाई बलराम, टकरा करके फिर हवा ऊपर जाती है। लगभग 90, मतलब एकदम खड़ा होता है। पर्वत ऐसे तो है नहीं कि यू स्लोप में, वो तो एक समझने के लिए था, पर्वत एकदम खड़े होंगे तो उनसे टकरा करके फिर हवा ऊपर उठती है 90 डिग्री के ऊपर। उसकी वजह से हवा के साथ जो मिट्टी थी, उस मिट्टी का जमाव यहां पर हो जाएगा, और इसलिए यहां पर इसको कहा गया कि हवा के समकोण की, हवा टकरा करके 90 डिग्री के ऊपर उठती है, और इसलिए अवरोधी बोलते हैं। दूसरा देखो यहां से क्या हुआ, अब एक चीज और बता दूं, यहां से हो गया। अब एक आता है गुरुजी इसका क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र। और मेरे बच्चों, क्षेत्र को लेकर के एक पर्सन कई बार आ चुका है, और इसको समझने की कोशिश करना। कैसे भाई, ये पर्वत है और ये मरुस्थल, इसको ऐसे समझो जैसे मैंने राजस्थान का ये राजस्थान बना दिया। इस राजस्थान के बीच में क्या है, अरावली। राजस्थान के बीच में क्या है, अरावली। गुड मॉर्निंग भाई, है ना। और इधर क्या है आपका पश्चिमी मरुस्थल। इधर से हवा चलेगी, अरावली से टकराएगी। एग्जैक्ट वो नहीं क्या कि पश्चिमी मरुस्थल में से हवा चल रही है और आगे किससे टकरा रही है, अरावली से। नमस्ते भाई, नमस्ते जया, नमस्ते बेटा। बेटा दोनों मुकेश, दोनों चीजें करें। मरुस्थल केंद्रीय प्रवेश द्वार जोधपुर कैसे, मरुस्थल में जाना जोधपुर से स्टार्ट हो जाता है इसलिए, जी हाँ, है ना। तो अब यहीं से आता है, इसका मतलब है यदि क्षेत्र की बात करें तो मैं यहां से देखो इस प्रकार से आपके क्षेत्र लिखता हूं। मैं यहां पर एक लिखता हूं क्षेत्र, तो इस क्षेत्र को लेकर के चित्र बनाता हूं कि ये तो अपना राजस्थान है। क्षेत्र में चित्र बना रहा हूं ताकि उससे समझ में आ जाएगा। और ये बीच में क्या होगी, आपके अरावली। ये तो क्या होगी, आपके अरावली हो गई। इसका मतलब है अब ये बालू का स्तूप हमें कहां मिलेंगे भाई, ये बालू का स्तूप हमें कहां मिलेंगे, इस अरावली के इधर। तो क्षेत्र में आ जाएगा कि अरावली पर्वत माला के पश्चिमी किनारे के सहारे 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 सहारे। जी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लाइन समझ में आ गई यहां से सब, है ना। ये हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे जिलों की बात करूं, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, ये जो जिले हैं, इन जिलों में इस प्रकार से पाए जाते हैं सब। अजमेर भी लिख देता हूं, अजमेर, और जालोर भी लिखता हूं, जालोर, यहां पर है क्षेत्र। और यदि इसी क्षेत्र में ये लिखूं मैं पर्टिकुलर स्थान, तो स्थान हो जाएगा एक तो आपके सुंदा माता, सुंदा माता जालोर। सुंदा माता के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि सुंदा माता पर्वतीय भाग में, और सुंदा माता के पश्चिम में तो मरुस्थल है और वहां पर है। और एक बुड्ढा पुष्कर, अजमेर। गुरुजी कैसे चित्र दिखाऊं,
ये रहा, देखो इसको मैप को देख लो। हाँ जी, यहां पे देखें तो ये जो आपका जालोर कैसा है, इस जालोर और सिरोही की सीमा पर है आपके सुंदा माता, जालोर सिरोही की सीमा पर है। तो यहां पर ये पहाड़ियां हैं। अब इधर से हवा आएगी तो इन पहाड़ियों से टकराती है और इस सुंदा माता क्षेत्र में पहाड़ियों के अंदर यह स्पष्ट रूप से बनते हैं। ये आपके अजमेर है और इस अजमेर में नागौर से अजमेर जाते हो तो बीच में क्या आता है आपका पुष्कर आता है, तो यहीं पर आपका पुष्कर की पहाड़ियां हैं। तो इस नागौर क्षेत्र से जब हवाएं आती हैं तो इस पहाड़ियों से टकरा करके यहां बन जाते हैं, इसलिए है। तो जो पुष्कर की, बूढ़ा पुष्कर की बात करें, अजमेर नागौर के साथ है। तो अजमेर की, नागौर की तरफ से जो है ना जो मिट्टी आती है वो इनसे टकरा करके यहां बन जाती है। तो सुंदा माता और जालोर में स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं साहब। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। लोकेश कुमार नमस्ते बेटा। अरे लोकेश, इससे बेहतर होगा बेटा। सर 10 सेंटीमीटर सेमी वर्षा समझा दो। क्यों बेटा, क्या करोगे भाई? एक बच्चा सुनो, देखो कि गुरुजी अनुदैर्य बालों का स्तूप में हवा की गति मंद होती है, तेज होती है। बेटा जब तक हवा की गति मंद नहीं होगी तब तक मिट्टी नीचे कैसे आएगी? डोपा जी, ये है यहां से कहानी। आई समझ में? उतारो तो उसको। 1 मिनट भाई। भाई अभी तक तो भगवान की दया से सरस्वती का आशीर्वाद रहा है, मां सरस्वती का, कि पढ़ाई में से प्रश्न बाहर नहीं गए, है ना? नमस्ते बेटा जी। तो हो गया यहां से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनको क्या कहते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप भी कहते हैं। ये हवा के समकोण पे बनते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं इसके, है ना? और ये आपके हवा इस प्रकार से बन गया। और ये कहां बनते हैं? तो इस क्षेत्र में और पर्टिकुलर स्थान। अब क्या हुआ, एक बार सेकंड ग्रेड में पर्सन आया, एक बार आई थिंक शायद सेकंड ग्रेड में पर्सन आया एक बार, है ना? सेकंड ग्रेड में एक पर्सन आया। वो क्या था कि गुरुजी इन जो अनुप्रस्थ बालों का स्तूप है ना, इनका निर्माण हवा सम्मुख या विमुख। तो मैं अब यहां पर आपको एक नोट लगाकर लिखता हूं। नोट एक तो यहां पर है, समझना। ये पर्सन आता है और जब आता है तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। आपके भी होगा, लेकिन जिस तरीके से समझा उसको समझ लेना, है ना? ये देखना जी। देखो, एक तो मैंने यहां पे लिखा आपके अनुदैर्य बालों का स्तूप, और एक है आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है जी। यहां से हम बात करें कि गुरुजी इन दोनों का एक शब्द आता है निर्माण। तो गुरुजी निर्माण की बात करें, इधर तो हमने पढ़ा था हवा के समांतर। अच्छी बात है गुरुजी। और आपने ये कहा किस प्रकार से रेत के टीले हैं और आगे चलेंगे तो फिर यहां पर नए रेत के टीले बन जाएंगे। तो ये आपका था। ठीक है गुरुजी। इधर से आपने कहा कि गुरुजी इनका निर्माण ये हवा के समकोण पर, और सर इसमें आपने बताया कि यहां पर ये आपके बालों का स्तूप है और ये आपके कोई पर्वत आ गया और इधर से आपके चली हवा, इधर से हवा चली तो वो मिट्टी उड़ा के लाई और इस पर्वत से टकराया तो मिट्टी का जमाव यहां पर हो गया। अच्छी बात है गुरुजी। लेकिन अब मैं इस निर्माण से कुछ और ही पूछ रहा हूं। मैं इस निर्माण से तो कुछ और ही पूछ रहा हूं साहब, जो आपको बताना है यहां से, है ना? मैं तो इस निर्माण से लेकर के कुछ और ही लेवल का प्रश्न पूछ रहा हूं। वो क्या? वो ये, यदि ना तो मैं हवा के समांतर पूछूं और ना ही मैं समकोण पे पूछूं, मैं कुछ और ही पूछता हूं साहब, कि ये जो है ना कि भाई हवा के सम्मुख या विमुख की बात करें
तो यहां से निर्माण को लेकर के हवा के समानांतर तो आपको पता है, लेकिन एक चीज और याद रखना, इसी के साथ ये हवा के विमुख बनते हैं। गुरुजी ये विमुख सम्मुख क्या होता है अभी बता देता हूं। और इसकी बात करूं तो ये आ जाएंगे, ये हवा के सम्मुख बनते हैं जी। और जहां तक मुझे पता है आधों के समझ में नहीं आया साहब ये सम्मुख और विमुख की बात है। गुरुजी सम्मुख और विमुख तो बेटा इसको समझ लो, ये प्रश्न बहुत परेशान करता है। आधों को तो सम्मुख और विमुख का नहीं पता। हाँ बेटा पढ़ नरेंद्र, पढ़ ले बेटा यूट्यूब वाला जी। जैसे ये धरातल है, समझना, आपसे पूछूंगा यहां से, बहुतों को समझ आ गया, बहुतों को नहीं आया होगा जी। और यहां पर ये रेत के टीले हैं, ये आपके क्या हैं, बालू का स्तूप। ठीक है गुरुजी। इधर से हवा चली, ये हवा की दिशा है, हवा की दिशा है। तो यहां पर यदि बालू का स्तूप पहले यहां बना, फिर और आगे बना, फिर और आगे बना, तो इनके बनने की, तो यहां पर ये जो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप, उनकी भी यही दिशा है, उनकी भी यही दिशा है। तो ये निर्माण कैसे हो रहा है, सम्मुख हो रहा है विमुख हो रहा है जी। भाई उजाला जी हाँ, थैंक यू बेटा। निशा थैंक यू बेटा। किशन भट्ट थैंक यू बेटा। बताओ दिखाएं, यहां पे सम्मुख और विमुख क्या होता है वही बता रहा हूं, बताओ दिखाइए। तो यहां पर यह है। अब बताओ, तो ये जो बालू का स्तूप है, यदि इनका निर्माण पूछा जाए कि भाई इनका निर्माण सम्मुख विमुख, तो सम्मुख का मतलब होता है मेरे मुंह के सामने। सम्मुख का मतलब तो क्या होता है, मेरे मुंह के सामने। और विमुख का मतलब होता है मेरे मुख के विपरीत। विपरीत मतलब ये हो गया साहब, मेरे मुख के विपरीत की बात होगी। सम्मुख का मतलब मेरे सामने। जैसे चुनावों की बात करें, अब इसको समझो, आपके चुनाव हैं, चुनाव में आप जो हो उम्मीदवार हो, उम्मीदवार हो, उम्मीदवार। अब सामने वाला कैंडिडेट जो है ना, आपके ऑपोजिट में जो कैंडिडेट है, ओके भाई नैना थैंक यू बेटा, है ना, आपके ऑपोजिट में जो कैंडिडेट होगा, ऑपोजिट में आपके जो सामने जो खड़ा कैंडिडेट, वो आपके क्या है, राज आर थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आपके क्या है, सम्मुख है। वो कहता ना, वो मेरे सामने खड़ा था, मेरे सम्मुख कैंडिडेट की बात करें तो सम्मुख है। तो यहां पर पवन की दिशा ये है, आपका मुंह भी इधर है और हवा भी इधर ही जा रही है। वो मेरे सामने नहीं बन रहे, मेरे सामने नहीं आ रहे, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरे सम्मुख नहीं है। जो मेरे ऑपोजिट में आएगा ना, वो मेरे सम्मुख है। याद रखना, जो मेरे ऑपोजिट में आएगा वो मेरे सम्मुख है, और जो मेरे ऑपोजिट नहीं है वो विमुख है। थैंक यू बेटा। तो यहां पर ये जो है ना, ये क्या है, आपके विमुख है, विमुख है। मेरे ऑपोजिट में नहीं आ रहा, मैं भी इधर चल रहा हूं, वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है साहब। यहां पर हवा इधर चल रही है और ये भी, इनका निर्माण भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन यहां देखो, यदि ये धरातल है और इधर हवा चल रही है, और ये आपके क्या आ गया, पर्वत आ गया, ये पर्वत आ गया, और ये हवा आके से टकराएगी, तो यहां पर रेत जमा होगी। अब और हवा आती रहेगी, रेत जमा होती रहेगी, हवा आती रहेगी, रेत जमा होती रहेगी। इनका विस्तार किधर हो रहा है, इधर। तो हवा जा रही इधर, इनका विस्तार हो रहा है इधर। तो ये क्या है, आपके विमुख है, सॉरी ये क्या है, सम्मुख है। मेरे मुख के सामने हो रहा है, हवा जा रही इधर, और इनका वो मिट्टी जमा होती 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 वो मेरे तरफ आ रहे हैं, तो ये तो मेरे सम्मुख आ रहे हैं, तो ये सम्मुख है। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न आता ही है, इसीलिए एग्जाम में प्रश्न भी आता है इनके निर्माण को लेकर के, सम्मुख और विमुख को लेकर के। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना कि जो चीज हमारे पैरेलल होती है वो हमारे विमुख होती है, जो हमारे सामने आती है वो आते हैं सब। दीपिका राठौड़ क्या हो बेटा, प्लीज थैंक यू बेटा। दिव्यांशु सब गोल हो गया सर। भाई जो चीज मेरे सामने चलेगी, अरे डोपा, एक ये ए ट्रेन है
और ये बी ट्रेन है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, क्या है, सम्मुख है। ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, ये भी इधर जा रही है, ये विमुख है। खत्म। जब रीजनिंग में पढ़ सकते हो तो यहां क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? क्वेश्चन कैसे आता है, इनमें से कौन सा बालू का स्तूप ये है, ये बस। यदि हवा इधर चल रही है और रेत के टीले का विस्तार इधर हो रहा है तो सम्मुख है। हवा भी इधर चल रही है, रेत का टीला भी इधर चल रहा है तो विमुख है। खत्म। तो जब आप रीजनिंग पढ़ते हो, ज्योग्राफी में लगाओ, तो ट्रेन वहां पढ़ रहे थे तो ट्रेन यहां भी पढ़ लो भाई जी। इसका प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न आया था, इनमें से एक सेकंड ग्रेड में प्रश्न था, इनमें से कौन सा बालू का स्तूप राजस्थान में है या नहीं है, ऐसा कुछ प्रश्न था, सम्मुख और विमुख को लेकर के साहब जी। चलो बढ़ो आगे। आगे देखो साहब, अब दो बालू का स्तूप और आते हैं। एक आता है पैराबोलिक, बालू का स्तूप, और एक आ जाता है सब्बर काफिज बालू का स्तूप जी। पैराबोलिक और सब्बर काफिज जी। हाँ भाई गुरुजी ये क्या है? ये कुछ नहीं, बालू का स्तूप है सब, है ना। गुरुजी इनकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो याद रखना, यदि इन दोनों के बारे में एक ही लाइन आता है वो ये निर्माण, कि गुरुजी इनका निर्माण कैसे होता है, तो मैं एक से लिखता हूं वनस्पति के सहारे, कि जो वनस्पति के सहारे बनते हैं, वनस्पति के सहारे अभी कैसे बनते हैं वो तो मैं बता दूंगा। वनस्पति के सहारे गुरुजी कैसे? सबसे पहले आ जाओ पैराबोलिक में, तो आ जाएगा कि भाई इनका निर्माण बड़ी वनस्पति को सुन दो पेड़ों के सहारे। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह है कि ये तो आपका धरातल है, यहां पर ये आपके पहले से कोई बालू का स्तूप है, ये आपके बालू का स्तूप थे, यहां पर आपका कोई है पेड़, यहां पर आपका एक पेड़ है जी, बड़ा सा ये आपका पेड़ है। और जब यहां पर तेज हवा चलेगी तो तेज हवा के द्वारा मिट्टी का कटाव किया जाएगा, तेज हवा है, मिट्टी का कटाव किया जाएगा, और ये मिट्टी युक्त हवा आगे जाकर के जब पेड़ से टकराती है तो पेड़ भी हवा की गति को मंद करता है, हवा की गति को स्लो करता है साहब। और स्लो करता है तो कुछ मिट्टी इस पेड़ के सारे जमा हो जाती है, तो इस पेड़ के सारे जो बालू का स्तूप बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? पैराबोलिक। ये पैराबोलिक है जी। और यदि हम इनके क्षेत्र की बात करें गुरुजी, क्षेत्र, तो ये आपके पाए जाते हैं संपूर्ण राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान, ये पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं सब, संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं जी। और एक चीज और आती है, इन्हें हेयर पिन बालू का स्तूप भी कहते हैं, बालू का स्तूप भी कहते हैं। अब इस पे मत जाना बेटा, क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी और वो हमारे पाठ का हिस्सा नहीं है। थैंक यू बेटा दीपक, थैंक यू जी। हाँ अवरोधी बालू का स्तूप, नाग का पहाड़ फेमस है बेटा जी। हाँ जी ममता बेटा। ममता कब? ओ सॉरी जी। मैं सोचा भाई कौन है। जी ममता, पहचान नहीं पाया था भाई मैं पहले, सच्ची नहीं पहचान पाया था, बाद में समझा। सॉरी जी। ये पूरे राजस्थान में है, कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा, मतलब कहीं पे कम तो कहीं पे ज्यादा, ठीक है जी। एक आता है साहब, इनकी बात करें
अब सब्र काफिज, इसमें आ जाएगा कि इनका निर्माण ये आपके वो ज्योग्राफी के पेज, राशन के मैप। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आज सॉरी, आज का थोड़ा सा डिस्टर्ब ज्यादा रहेगा फोन का, है ना जी। आ जाओ, इनका निर्माण छोटी वनस्पति के सहारे, इनका निर्माण छोटी वनस्पति के सहारे। छोटी वनस्पति का मतलब है झाड़ियां। झाड़ियां भाई आज नहीं पढ़ाने देंगे, एक मिनट। आज थोड़ा सा बिजी सा रहेगा, है ना। चलो इसको कल पूरा करूंगा भाई, 1 मिनट भी ज्यादा हो गया, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये बहुत सारे ना, ये आज वो बर्थडे के चक्कर में समझो बात को, फिर पढ़ा नहीं देंगे तो ठीक है। चलो इसको कल पूरा कर लेंगे भाई। थैंक यू। सॉरी।